नमस्कार दोस्तों, आज इस नई वीडियो के अंदर जैन सर लॉ क्लासेस के अंदर यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। एक सुप्रीम कोर्ट का एक हम जजमेंट भी आज समझेंगे और यहां पे जो एक क्वेश्चन जो मेंस का क्वेश्चन है आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा समझने के बाद में। आपको पता है मेरी भी क्लासेस चलती हैं, अपनी सीआरपीसी को मैंने बैच लॉन्च करा हुआ है, बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल तरीके से लोगों को मजा आ रहा है सीआरपीसी पढ़ने के बाद में। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ जाएगा, तो आप लोग मुझे वहां पे व्हाट्सएप पे अपना अपडेट दे देना कि सर मैं आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहता हूं, डिटेल्स दे देंगे। आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद डायरेक्टली आपको जो है क्लास का लिंक मिल जाएगा, रूम आईडी मिल जाएगी, डायरेक्ट आप क्लास अपनी ज्वाइन करके अपनी सर्विसेज और अपने आप को बेहतर बना सकते हो सीआरपीसी के अंदर। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी अपराधी जो कोर्ट के अंदर यहां पे पेश करा गया है, तो कोर्ट ने अपना जब कॉग्निजेंस लेने के बाद में कोर्ट क्या करता है, अपना चार्ज फ्रेम करता है। अब मान लेते हैं कि क्या उस अपराधी को कोर्ट जो है कन्विक्ट कर सकता है ऐसे अपराध के ऊपर जिसमें कोर्ट ने उस अपराधी के ऊपर चार्ज लगाया नहीं है। ये क्वेश्चन मेंस में आता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका डिस्कशन मेरे को लगता था आपको आपके सामने पेश करना जरूरी था, तो मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई भी अपराधी कोर्ट के अंदर पेश हुआ है, तो कोर्ट अपना कॉग्निजेंस लेने के बाद जब अपराधी को देखता है कि हाँ भाई अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद में कि हाँ यार इसके ऊपर चार्ज फ्रेम होना चाहिए, इसने अपराध करा है या यहां पे अपराध हुआ है, तो ऐसे केस में कोर्ट यहां पे चार्ज फ्रेम करता है। तो मान लेते हैं क्या एक्यूज को ऐसे अपराध के अंदर, ऐसे सेक्शन के अंदर कन्विक्ट करा जा सकता है जिसमें कोर्ट ने उसके ऊपर चार्ज लगाया नहीं है। यहां पे सबसे पहली बात मैं आंसर बोलूंगा यस, करा जा सकता है। अब इसके सेक्शंस क्या होंगे, आप एक बार अपना सीआरपीसी का बेर एक्ट ओपन अप करेंगे, सेक्शन नंबर 221 क्लॉज नंबर 2 आपको जवाब मिल जाएगा, और सेक्शन नंबर 222 क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 आप पढ़ोगे, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली बात आपको पता होगा कि भाई चार्ज जो है ना एक बेसिक एट्रीब्यूट होता है हर किसी अपराधी को बताने के लिए कि भैया तुमने जो है ना ये चार्ज आरोप लगाए तुम्हारे पर, इस जगह पे इतने बजे इस आदमी के ऊपर और ये वाले पर्टिकुलर सेक्शन के तहत तुमने जो है अपराध किया था, ठीक है। तो अब चार्ज लगाने का मतलब क्या होता है कि अपराधी को अवेयर करना, एक्यूज पर्सन को अवेयर करना, कि ताकि जब यहां पे कोर्ट ट्रायल अपना चालू करेगा तो अपराधी भी अपना खुले तौर पे अपना डिफेंस लेके आ पाए कि भाई मैंने जो है ऐसा अपराध करा नहीं है। अब मान लेते हैं कि अब ऐसा चार्ज तो उसके ऊपर लगा दिया, लेकिन कोर्ट ने दूसरे सेक्शन के अंदर उसको कन्विक्ट कर लिया जिसमें उसके ऊपर चार्ज लगाया ही नहीं था, जिसमें उसको अवेयर करा ही नहीं था। तो क्या ये चार्ज का जो एक बेसिक फंडा है, बेसिक रूल है, तो क्या इसका उल्लंघन होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूं ये एक्सेप्शन के तौर पे यहां पे बात करी जाती है। मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, बहुत सिंपल बेसिक एग्जांपल है। अगर मान लेते हैं कि एक एक्स नाम का व्यक्ति है, उसके ऊपर आरोप लगा कि भाई इसने जो है ना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध करा है। यानी कि पहली बात, एक्स नाम का व्यक्ति क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। दूसरी बात, एक्स नाम के व्यक्ति ने अपना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध कमिट करा है। तो यहां पे बात आती है सेक्शन नंबर 409 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर, जिसमें आपको पता होगा कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट, भैया सरकारी नौकरी होने के साथ साथ तुम जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हो, तो यहां पे तुम जो है क्या कर रहे हो, सेक्शन नंबर 409 का आईपीसी का अपराध कमिट कर रहे हो, यानी कि तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी, 10 साल तक की सजा मिलेगी। सेक्शन नंबर 406 नहीं लगाएंगे हम, 407 नहीं लगाएंगे, 408 नहीं लगाएंगे, 409 लगाएंगे आईपीसी का। तो यहां पे कोर्ट ने अपराधी को अपना चार्ज फ्रेम करने के बाद बता दिया कि भाई तेरे ऊपर 409 का आईपीसी का अपराध लगता है, तूने इस दिन इतने बजे इस बंदे के ऊपर 409 का अपराध कमिट करा है, ठीक है। अब यहां पे जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन को दो बात अपनी प्रूव करनी पड़ेगी अपने ट्रायल के अंदर। अपना जब यहां पे ट्रायल चालू हो जाएगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग जब चालू हो जाएंगी, पहली बात एक्स नाम का व्यक्ति क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। दूसरी बात, एक्स नाम के व्यक्ति ने क्या करा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध करा है, जो सेक्शन 405 के अंदर डिफाइन करा हुआ है। आपको मैं ऐसे बता देता हूं ना, कोई भी मान लेते हैं सरकारी बैंक है, ठीक है, सरकारी बैंक में वो एक्स नाम का व्यक्ति कैशियर का पोस्ट होल्ड करके बैठा हुआ है। तो मैं जो है अपने सरकारी बैंक में खाता खोल रखा है मैं जो है एक कैशियर के पास गया कि भैया मेरे 10,000 रुपए हैं, ये जमा कर लो और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, बात ही खत्म। अब क्या करा, एक्स नाम के व्यक्ति ने सरकारी नौकरी होल्ड करते हुए मेरे 10,000 रुपए अपनी जेब में रख लिए और मेरे को शो कर दिया एंट्री कि हाँ यहाँ आपके 10,000 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे या हो गए हैं, और लेकिन एक्चुअली वो हुए ही नहीं, मेरे 10,000 रुपए उठा के अपनी जेब में रख लिए, बात खत्म। तो यहां पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध बनता है। तो सेक्शन नंबर 406 तो छोटी सजा मिलेगी 3 साल की, नहीं, आप
सरकारी नौकरी लेके बैठे हो, दर्जा आपका सरकारी नौकरी का है और आप इतना बड़ा अपराध कर रहे हो, मैंने तो सरकारी बैंक का नाम बदनाम हो रहा है, सरकार का नाम बदनाम हो रहा है, बैंक का नाम बदनाम हो रहा है, आप सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, इसलिए छोटी सजा ना देके 409 का आईपीसी का यहाँ पे डिफरेंशिएट करा हुआ है। बट यहां पे मान लेते हैं प्रोसिक्यूशन ने ये तो प्रूव कर दिया कि एक्स नाम के व्यक्ति ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध कमिट करा है, बट यहां पे प्रोसिक्यूशन ये प्रूव नहीं कर पाया कि यहां पे जो एक्स नाम का व्यक्ति है वो पब्लिक सर्वेंट है। तो अब आप लोग बताइए, क्या 409 ऑफ आईपीसी का अपराध के अंदर कोर्ट कन्विक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इंग्रेडिएंट क्या है? उसकी इंग्रेडिएंट तो यही है ना कि भाई बंदा पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध कमिट होना चाहिए। हमने सीबीडी तो प्रूव कर दिया, लेकिन पब्लिक सर्वेंट की पोस्ट है उस एक्स नाम के व्यक्ति के ऊपर, हम वो प्रूव नहीं कर पाए। तो क्या कोर्ट इसमें कन्विक्ट कर पाएगा? सेक्शन 409 के अंदर नहीं कन्विक्ट कर पाएगा। तो कोर्ट क्या करेगा? यहां पे सेक्शन जो है 406 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और सेक्शन नंबर 406 ऑफ द आईपीसी के अंदर अपराधी को क्या कर देगा? कन्विक्ट कर देगा। क्यों? नेचर सेम है अपराध का। तो इसीलिए यहां पे एक्यूज को अवेयर करना कि भाई हम आपके ऊपर 406 का अपराध के ऊपर हम आपको कन्विक्ट कर सकते हैं ट्रायल के अंदर, तो ये अवेयर करना की कोई यूज भी नहीं है, क्योंकि 409 में भी तो सीबीटी है, 406 में भी सीबीटी है, बात खत्म। इसीलिए जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या कैन द पर्सन बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस फॉर विच नो चार्ज इज फ्रेम? यस, एज पर सेक्शन नंबर 221 क्लॉज 2, एज पर सेक्शन नंबर 222 क्लॉज नंबर 1 के तौर पे हम जो है एक्यूज पर्सन को चार्ज ना लगे हुए भी हम कन्विक्ट कर सकते हैं। 221 क्लॉज नंबर 2 का भी एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जो मैंने आपको अभी एक पब्लिक सर्वेंट का एग्जांपल दिया था, ये हमारा 222 का क्लॉज नंबर 1 का एग्जांपल दिया था ऑफ द सीआरपीसी। अब मैं 221 का मैं आपको बता देता हूं, इसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि व्हेन अक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद वन ऑफेंस एंड इट अपीयर्स दैट ही हैज कमिटेड अ डिफरेंट ऑफेंस फॉर व्हिच ही माइट बी चार्ज्ड अंडर सेक्शन 221 क्लॉज नंबर 1, ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ दैट ऑफेंस दो ही मे नॉट हैव बीन चार्ज्ड। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि भाई अगर कोर्ट को लगता है कि यहां पे कोर्ट जो है 221 क्लॉज नंबर 1 के अंदर किसी भी अपराधी को चार्ज लगा सकता था अल्टरनेटिव के तौर पे, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो जो है नहीं लगा पाया, तो यहां पे क्या अपराधी को चार्ज लगाया जा सकता है जिसमें उसको नहीं लगाया? जी हां, लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप चाहते हो इसका एग्जाम्पल, तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। एक एक्यूज के ऊपर जो है यहां पे चार्ज लगा कि एक्यूज ने सेक्शन 302 के तहत एक एक्स नाम के व्यक्ति, ए नाम के व्यक्ति ने एक्स नाम के व्यक्ति को जान से मार दिया, ठीक है? तो सेक्शन 302 का यहां पे अपराध लगा दिया गया। बट यहां पे जो फैक्ट्स पेश हुए, प्रोसिक्यूशन ने भी अपने फैक्ट्स पेश करे, डिफेंस काउंसिल ने भी अपने फैक्ट्स पेश करे और ये पाया कि भाई जो ए नाम का व्यक्ति है ना, उसने एक्स नाम के व्यक्ति को जान से तो मारा है, लेकिन उसने मान लेते हैं नेग्लिजेंस में मार दिया, लापरवाही से जो है ए के द्वारा जो है एक्स नाम का व्यक्ति जो है मारा गया। तो सेक्शन नंबर 304 ए का आईपीसी का अपराध बनता है। तो यहां पे जो है कोर्ट अब अपना दिमाग लगाएगा कि क्या मैं ए नाम के व्यक्ति के ऊपर जब मैं ट्रायल चला रहा था, जब मैं चार्ज फ्रेम कर रहा था, जब मैंने सेक्शन 302 का चार्ज लगाया था, तो क्या मैं उसके ऑल्टरनेटिव में सेक्शन 304 ए का अपराध लगा सकता था? भाई हां, बिल्कुल लगा सकते थे, दोनों का नेचर तो सेम है लगभग। तो इसी वजह से यहां पे हमारा सेक्शन 221 का क्लॉज नंबर 2 भी पिक्चर में आता है। तो यहां पे केस भी आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहो, सुप्रीम कोर्ट का कोलिंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1999 सुप्रीम कोर्ट का यहां पे केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई अगर मान लेते हैं किसी अपराधी के ऊपर सेक्शन 302 का चार्ज लगा है, तो उस अपराधी को अगर ये फैक्ट सामने आए और ये कॉन्सिक्वेंसेस सामने आई कि भाई यहां पे जो है सेक्शन 306 ऑफ द आईपीसी, 306 ऑफ द आईपीसी, आपको पता होगा ना कि यहां पे जो है इंड्यूस करना और बंदे को ललचाना कि भाई सुसाइड कर ले अपना, ठीक है? बट यहां पे जो व्यक्ति ऐसा हरकत कर रहा है और कोई जो विक्टिम है वो अपनी आप का सुसाइड कर लेता है दूसरे के बहकाने से, दूसरे के थ्रेट करने से, तो यहां पे 306 के तहत उसको अंडर डाला जा सकता है। या फिर 304 बी ऑफ द आईपीसी, मतलब वो जो दहेज वगैरह के ऊपर जब होती है ना वुमेन की, जब यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो यहां पे सेक्शन 302 की बजाय यहां पे हम 306 और 304 बी ऑफ द आईपीसी के अंदर कन्विक्ट एक्यूज पर्सन को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई 302 को प्रूव करने के लिए एक अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 304 बी को प्रूव करने के लिए एक अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सेक्शन 306 को प्रूव करने के लिए एक अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ये दो सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को आप 302 के अंदर मैच करोगे, सॉरी आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने बार बार बोला था नेचर अपराध का सेम होना चाहिए। जैसे मैंने सीबीटी का एग्जांपल दिया था, सीबीटी में 409 लगाओ 406 लगाओ, भाई नेचर तो सेम है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पैसे को आपने
को पैसे की बात कर लेते हैं या कोई भी अदर थिंग्स की बात कर लेते हैं, जो पैसा है वो तो बंदे ने मिस अप्रोप्रिएट करा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तौर पे स्पेसिफिक पर्पस पूरा करने के लिए पैसा दिया गया था, बंदे ने उस स्पेसिफिक पर्पस को परफॉर्म पूरा नहीं करा, उन दोनों का अपराध सेम था। बट 304B का अपराध बिल्कुल ही अलग है, इंग्रेडिएंट्स प्रूव करने के लिए बिल्कुल ही अलग है। 306 के अंदर भी यही बात आती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में कोलिंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1999 सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली तौर पे ये एक जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए, आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। पहला, सेक्शन 221 क्लॉज नंबर 2 आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दूसरा, एक एग्जांपल भी लिख देना छोटा सा। दूसरा, 222 क्लॉज नंबर 1 आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक एग्जांपल लिख देना सीबीडी वाला जो मैंने आपको बताया। फिर आप एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस कोलिंदा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1999 सुप्रीम कोर्ट, यहां पे अपना ऑफिशियली जो मैंने आपको बताया है कि सेक्शन 302 के अल्टरनेटिव में हम 306 एंड 304B ऑफ आईपीसी को हम नहीं लगा सकते, याद रखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपको पता है क्या करना है। मेरा जैन सर लॉ क्लासेस नया यूट्यूब चैनल है, आपको जो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मैं डेली बेसिस पे पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए ऐसी नई नई क्वेश्चंस लेके आ सकूं, ताकि आपकी जुडिशरी की जो तैयारी आप लोग कर रहे हो उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। आपको पता है मेरी भी क्लासेस चलती हैं, अपनी सीआरपीसी को मैंने बैच लॉन्च करा हुआ है, बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल तरीके से लोगों को मजा आ रहा है सीआरपीसी पढ़ने के बाद में। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ जाएगा, तो आप लोग मुझे वहां पे व्हाट्सएप पे अपना अपडेट दे देना कि सर मैं आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहता हूं, डिटेल्स दे देंगे। आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद डायरेक्टली आपको जो है क्लास का लिंक मिल जाएगा, रूम आईडी मिल जाएगी, डायरेक्ट आप क्लास अपनी ज्वाइन करके अपनी सर्विसेज और अपने आप को बेहतर बना सकते हो सीआरपीसी के अंदर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।